अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू SDG इनसाइट्स। आज हम MGT 543 का लेक्चर नंबर 8 करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक है एडमिनिस्ट्रेटिव व्यू ऑफ मैनेजमेंट। स्टूडेंट, लेक्चर नंबर 7 में हमने साइंटिफिक मैनेजमेंट के डिटेल से देखा था। हमने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, किसी भी फैक्ट्री के वर्कर्स का सबसे निचला लेवल देखा था, जिसमें हमने वन बेस्ट वे को डिटेल से डिस्कस किया था। हमने पढ़ा था कि कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं, कौन सी ऐसी टिप्स हैं जिन पर काम करके हम अपने वर्कर्स से ज़्यादा काम ले सकते हैं और अपने वर्कर को मोटिवेट कर सकते हैं। बेसिकली लेक्चर नंबर 8 में हमने एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरव्यू देखना है। स्टूडेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव व्यू ऑफ मैनेजमेंट में हेनरी फाउल का नज़रिया बहुत यूज़फुल है। हेनरी फाउल एक फ्रेंच इंडस्ट्री के मालिक थे। स्टूडेंट्स, फाउल के नज़रिए की सबसे अहम खसूसियत ये है कि ये टॉप टू डाउन वर्क करता है। जिस तरह से हमने लेक्चर नंबर 8 में पढ़ा कि वर्कर्स को किस तरह से मोटिवेट रखना है, किस तरह से उन पर काम करना है, इसी तरह लेक्चर नंबर 8 में हम पढ़ेंगे कि हमें पूरी ऑर्गेनाइजेशन को, पूरे इदारे को किस तरह से ऑर्गेनाइज रखना है, किस तरह से हमने तमाम लोगों को उनकी ड्यूटीज़ के बारे में गाइड करना है। स्टूडेंट, ये लेक्चर बेसिकली बहुत छोटा सा लेक्चर है। इस लेक्चर का मेन फोकस जो है वो है हेनरी फाउल। स्टूडेंट, आपसे ये MCQs बहुत बार पूछा जाता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव व्यू पॉइंट किसका था। तो स्टूडेंट, ये बात आपने हमेशा याद रखनी है कि हेनरी फाउल का एडमिनिस्ट्रेटिव व्यू था। और इसके बाद स्टूडेंट, ये भी आपसे MCQs पूछा जाता है कि फंक्शनल अप्रोच टू मैनेजमेंट किसने दी थी। तो स्टूडेंट, ये आपने अपने माइंड में रखना है कि लेक्चर नंबर 8 में हमने हेनरी के बारे में पढ़ा था, हेनरी फाउल ने। तो स्टूडेंट, फंक्शनल अप्रोच किसने प्रोवाइड की थी मैनेजमेंट को? हेनरी फाउल ने। स्टूडेंट, ये भी हमारा MCQs तो खैर नहीं, लेकिन एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हो सकता है कि मैनेजरल फंक्शन कौन कौन से थे फाउल के अकॉर्डिंग। तो स्टूडेंट, फाउल के अकॉर्डिंग मैनेजरल फंक्शन में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग शामिल है। मे बी स्टूडेंट्स, ये आपका MCQs आ जाए। स्टूडेंट, इसका जो इस चैप्टर का जो मेन फोकस है वो हमारे पास 14 प्रिंसिपल्स हैं फाउल के। स्टूडेंट, डेली लाइफ में से मैं आपको एक एग्जांपल से एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरव्यू को समझाने की कोशिश करती हूँ। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, एक स्कूल का प्रिंसिपल, क्या प्रिंसिपल खुद जाकर क्लासेस में लेक्चर डिलीवर कर रहा होता है या फिर वो अपने स्टूडेंट के ग्रेड्स को चेक कर रहा होता है, वो सारे सिस्टम को खुद चला रहा होता है? तो स्टूडेंट, ऐसा नहीं है। प्रिंसिपल का काम अपनी अदारे के अंदर होने वाली तमाम एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करना होता है। इसी तरह जैसे फाउल एक इंडस्ट्री का मालिक था, इसी तरह जो प्रिंसिपल होता है स्कूल का, वो भी अपने अदारे का मालिक होता है और वो अपने अदारे की तरक्की के लिए काम करता है। स्टूडेंट, ये फाउल के 14 प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है कि राइट एनी 4 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू फाउल। तो स्टूडेंट, सबसे पहला जो इसका प्रिंसिपल था वो था डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ लेबर में बेसिकली हर काम को अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे आप हॉस्पिटल्स में देखते हैं कि बोन्स का के रिलेटेड प्रॉब्लम्स का एक अलग डॉक्टर होता है, हार्ट प्रॉब्लम के रिलेटेड एक अलग डॉक्टर होता है। इसी तरह अगर
कोई फिजिकल इशू होता है तो उसके के लिए एक अलग डॉक्टर होता है। तो इसी तरह स्टूडेंट, अगर हम हर काम को छोटे छोटे अलग हिस्सों में डिवाइड कर दें तो वो बहुत एफिशिएंटली हो जाता है। स्टूडेंट, इसका जो नंबर 2 पर प्रिंसिपल है वो है अथॉरिटी। स्टूडेंट, मैनेजर को हुक्म देने का हक हासिल है, लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि मैनेजर से उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में सवाल नहीं किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि मैनेजर के पास अथॉरिटी है कि वो अपने अंडर लोगों को ऑर्डर दे सकता है और बजाते खुद मैनेजर अपने बॉस को जवाबदेह होता है। इसके बाद है डिसिप्लिन। तो स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको ऊपर एग्जांपल दी प्रिंसिपल की, स्कूल प्रिंसिपल की। स्टूडेंट, जब भी हम किसी भी स्कूल में पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा कि कंप्यूटर साइंस की एक अलग टीचर होती है। जिस तरह मैंने आपको स्टार्ट में एक स्कूल प्रिंसिपल की एग्जांपल दी, तो स्टूडेंट, हम इसके 14 प्रिंसिपल को भी कुछ इसी एग्जांपल के साथ लेकर चलते हैं। स्टूडेंट, आपने देखा है कि किसी भी स्कूल में एक ही टीचर तमाम सब्जेक्ट नहीं पढ़ा रहा होता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हर टीचर किसी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट में स्पेशलाइज्ड होता है। जैसे एक टीचर आपको कंप्यूटर साइंस पढ़ा रहा होगा, एक स्पेसिफिक टीचर आपको मैथ्स पढ़ा रहा होगा। तो स्टूडेंट, क्या किया, तमाम सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर्स प्रोवाइड किए स्टूडेंट्स को। इस तरह एक तो काम डिवाइड हो गया और दूसरा एफिशिएंसी बढ़ गई। इसके बाद है अथॉरिटी। तो स्टूडेंट, मैनेजर के पास अथॉरिटी होती है कि वो ऑर्डर दे सके, लेकिन इसके साथ साथ मैनेजर बजाते खुद किसी और को जवाबदेह होता है। स्टूडेंट, जैसे कि आपकी क्लास इंचार्ज आपकी क्लास के रिलेटेड तमाम इश्यूज़ को रिसॉल्व करती है, आपको ऑर्डर देती है, लेकिन इसके साथ साथ आपकी क्लास इंचार्ज प्रिंसिपल को जवाबदेह होती है। इसके साथ साथ स्टूडेंट, डिसिप्लिन। स्टूडेंट, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, इवन एक घर में डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। तो स्टूडेंट, ऑर्गेनाइजेशन के रूल में डिसिप्लिन सबसे अहम होता है। अदारे के कवानीन का एहतराम करना और इन्हें मानना लाजमी होता है। जैसे कि स्कूल के जो प्रिंसिपल्स होते हैं, जो असूल होते हैं, उनकी खिलाफ वर्जी करने पर स्टूडेंट्स को फ़ाइन होता है। इसी तरह किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के कुछ क़वायदो ज़वाबित होते हैं जिनको फॉलो करना हर एम्प्लॉय पर फ़र्ज़ होता है। इसके बाद है यूनिटी ऑफ कमांड। स्टूडेंट्स, यूनिटी ऑफ कमांड में हम देखते हैं कि एक एम्प्लॉय, एक मुलाजिम ही को बॉस से हुक्म मिलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, एक हायरार्की बना दी जाती है। जैसे आपने देखा होगा, हमने लेक्चर नंबर 2 में भी पढ़ा था, उसमें मैनेजर्स को भी 3 लेवल्स में डिवाइड कर दिया गया था। तो इसका फ़ायदा क्या हुआ कि हर लेवल का मैनेजर अपने से ऊपर वाले लेवल के मैनेजर के मातहत है, वो उससे ऑर्डर रिसीव करता है और उसके अकॉर्डिंगली काम करता है। स्टूडेंट, इसका फ़ायदा हमें ये होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हर एक को कमांड देने का हक हासिल हो तो बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है। जो वर्कर्स होते हैं वो ठीक से अपना काम नहीं कर पाते, क्योंकि उनको कहते हैं हिदायत करने वाले ज़्यादा हैं और काम करने वाले कम हैं। तो इस वजह से एक हायरार्की बना दी जाती है, जिसकी वजह से यूनिटी ऑफ कमांड का कॉन्सेप्ट लाई करता है। इसके बाद है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। तो स्टूडेंट, जैसे ही हमें कोई भी काम करना होता है तो उसके लिए डायरेक्शन होना तो ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स, एक मैनेजर का सबसे अहम काम ये है कि वो तमाम वर्कर्स को एक ऐसा प्लान दे कि वो एक सिंगल प्लान पर रहकर, एक सिंगल पेज पर रहकर काम कर सकें। नंबर 6 पर है सब ऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट। स्टूडेंट्स, इसमें हम देखते हैं कि अदारे का मुफाद किसी की खातिर किसी एक को कुर्बानी देना होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट्स, अपने ज़ाती मुफाद से बढ़कर हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन
कि इंटरेस्ट को मद्देनज़र रखना पड़ता है। हमारा जो मेन मकसद होता है एक वर्कर का, एक एम्प्लॉय का, वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरक्की होता है। तो स्टूडेंट अपने मफाद को या अपने ज़ाती मफाद को ग्रुप या अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुर्बान करना, ये हमारा सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट होता है। स्टूडेंट इसकी आप एक एग्जांपल ये भी ले सकते हैं कि जैसे ही कोई आपके स्कूल में इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है और आपकी टीचर छुट्टी लेना चाह रही होती हैं। स्टूडेंट इसके बाद हम पढ़ते हैं रीनम्यूरेशन। तो स्टूडेंट रीनम्यूरेशन का मतलब है कि जो जितना काम कर रहा है उसे मुंसफाना तौर पर उसका हक दिया जाए। जैसे सर्वेंट्स को, वर्कर्स को उनकी वेजेस टाइम पर देना, और अगर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो उन्हें एक्स्ट्रा बोनस देना। तो स्टूडेंट इससे जो वर्कर्स होते हैं वो बहुत मोटिवेट होते हैं और अपने काम को बहुत एफिशिएंटली करते हैं। इसके बाद है सेंट्रलाइजेशन। तो स्टूडेंट ये बेसिकली जिस तरह हमने ऊपर पढ़ा था यूनिटी ऑफ कमांड, ये उसी से मिलती जुलती है। स्टूडेंट इसमें हम देखते हैं कि कोई एक इंडिविजुअल फैसला नहीं कर रहा होता, बल्कि एक डिग्री होती है। फॉर एग्जांपल, जो भी फैसला लिया जाता है या जो भी डिसीजन किया जाता है किसी भी पॉइंट पर, वो सबसे मिल पूछ कर किया जाता है। एक सेंट्रलाइज प्लान तैयार किया जाता है। नंबर 9 पर हम पढ़ते हैं स्केलर चेन। तो स्टूडेंट स्केलर चेन में हम हर कैटेगरी को या डिफरेंट वर्कर्स की कुछ रैंक्स बना देते हैं। जैसे कि एक लाइन बना दी जाती है अथॉरिटी की। फॉर एग्जांपल, सबसे ज़्यादा अथॉरिटी वाले रैंक को हम एक कैटेगरी में रख देंगे, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे। स्टूडेंट ये वही हायरार्की है जिस तरह हमने इससे ऊपर भी डिस्कस किया था। तो स्टूडेंट नंबर 10 पर है ऑर्डर। तो स्टूडेंट ऑर्डर्स में हम देखते हैं कि हर शख्स को, हर चीज़ को उसकी सही जगह पर होना चाहिए। स्टूडेंट इसमें हम पढ़ते हैं कि जहाँ पर हमने किसी की ड्यूटी लगाई है उसे वहाँ पर ही होना चाहिए। जैसे स्टूडेंट आप इसकी एग्जांपल ये ले सकते हैं, स्कूल की लाइब्रेरी में बुक्स की तरतीब। फॉर एग्जांपल, अगर हमने शेल्फ नंबर 1 में हमने साइंस और फिक्शंस की बुक रखी हैं तो एग्जैक्टली सारी बुक्स को वहीं पर ही होना चाहिए। इस तरह जिस जगह पर जिस वर्कर की ड्यूटी है उसे वहीं पर ही काम करना चाहिए। और इसके बाद है स्टूडेंट इक्वालिटी, बराबरी। तो स्टूडेंट मैनेजर को चाहिए कि वो हर अपने मातहत के साथ मुंसफाना सलूक करे और सबके साथ नरमी के साथ पेश आए। स्टूडेंट इसके बाद है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सोनल। स्टूडेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी अदारे में ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि जो मुलाजमीन होते हैं उनका बार बार नौकरी छोड़ कर जाना। स्टूडेंट ये बहुत बड़ा नुकसान होता है। और ये नुकसान क्यों होता है कि एक वर्कर को अपना काम सीखने में ऑर्गेनाइजेशन का बहुत टाइम लगता है। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले तो वो ट्रेनिंग देती है, लेकिन अगर किसी वजह से अनस्टेबल हो जाता है, यानी वर्कर्स अपने काम को बार बार छोड़ कर जा रहे हैं, तो इस तरह से वर्कर्स कम हो जाएंगे, प्लस टाइम बहुत वेस्ट होगा और एफिशिएंसी में फ़र्क आएगा। इसके साथ साथ जितना माल या जितनी डिलीवरी मार्केट में देनी है वो पहुंच नहीं पाएगी क्योंकि वर्कर्स कम हो जाएंगे। तो स्टूडेंट इसके बाद नंबर 13 पर पढ़ते हैं इनिशिएटिव। स्टूडेंट मुलाजमीन को हक की राहदही का इख्तियार होना चाहिए। स्टूडेंट इन्हें ये पूरा करने की आज़ादी होनी चाहिए और इनसे इन्हें हौसला मिलता है। फॉर एग्जांपल, स्टूडेंट जैसे ही कोई नए प्रोजेक्ट पर काम स्टार्ट किया जाता है तो अपने मुलाजमीन से उसके लिए डिस्कस ज़रूर करना चाहिए। इससे उन्हें महसूस होता है, उन्हें इस चीज़ का एहसास होता है कि वो भी उनके कारोबार का एक हिस्सा हैं, और इस तरह से वो ज़्यादा एफिशिएंटली और ज़्यादा डिलीजेंटली अपना काम करते हैं। नंबर 14 पर हम पढ़ते हैं स्पिरिट डी क्रॉप।
तो स्टूडेंट ये एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक बात हमेशा याद रखें, जैसे ही कोई यूनिक सा वर्ड या यूनिक सी टर्म यूज़ होती है तो वो अक्सर हमारे एमसीक्यूज में इंक्लूडेड होती है। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इसका मकसद क्या है या इसका मतलब क्या है। स्टूडेंट स्पिरिट डी क्रॉप का मतलब टीम में इत्तेहाद है। स्टूडेंट ये एक हमारे पास ईडीएम भी है। तो इसका मकसद ये होता है कि तमाम टीम को एक पेज पर रखना और तमाम लोगों में एक यूनिटी पैदा करना, एक हार्मनी पैदा करना कि हम सब एक जैसे हैं और हम सब का मकसद भी एक है। आई होप सो आपको तमाम लेक्चर की बहुत अच्छे से समझ आई होगी। स्टूडेंट ये लेक्चर आपका एज इट इज़ इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आप एट लीस्ट 5 प्रिंसिपल अच्छे तरीके से याद करें। जस्ट अगर आप इनके नेम याद कर लेते हैं तो वो भी इनफ है। जैसे कि आपने देखा कि तमाम प्रिंसिपल आपस में लिंक हैं और एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। मैंने आपको स्कूल प्रिंसिपल की एग्जांपल दी, तो अगर आप वो ही एग्जांपल याद रखते हैं तो ये पॉइंट्स आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। और इसके साथ साथ मैंने आपको 3 बेसिक एमसीक्यूज इसमें बताए। सबसे पहले तो ये कि हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव व्यू पॉइंट दिया किसने था, तो वो हेनरी फाउल ने दिया था। और स्टूडेंट इसके बाद हमने पढ़ा कि फंक्शनल अप्रोच टू मैनेजमेंट किसने कॉन्सेप्ट दिया था, वो भी हेनरी फाउल ने दिया था। और स्टूडेंट इसके बाद हमने ये भी देखा कि मैनेजरल फंक्शन कौन कौन से फाउल ने इंट्रोड्यूस करवाए थे या उसके नज़रिए में कौन कौन से मैनेजरल फंक्शंस थे। तो स्टूडेंट वो एक था प्लानिंग, एक ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। आई होप सो आपको लेक्चर पसंद आया होगा। स्टूडेंट आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया करें, अपने फेलोज़ के साथ ज़रूर शेयर किया करें और डिस्क्रिप्शन में जो हैंड आउट मौजूद है उसको एक बार ज़रूर पढ़ा करें। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।